हम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह गांव घने जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ था। वह दिन अमावस्या का था। पूरे डुमरगढ़ गांव पर उस रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट। इस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था मधुसूदन और उसकी पत्नी मालती। मधुसूदन बहुत ही गरीब था। किसी तरह दिन काटता था। जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने से ही उसका घर चलता था। मधुसूदन घर के एक कोने में रखा कुल्हाड़ी हाथ में उठाता है और एक पुरानी लालटेन जलाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी मालती कहती है, सुनिए जी, आज अमावस्या की रात है और आज इसी रात आप जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं। आज आप जंगल मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मालती, तुम फिर से शुरू हो गई। अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं जाऊंगा तो हमारी चूल्हा कैसे जलेगा। तुम डर मत करो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर जल्दी ही लौट आऊंगा। मालती और कुछ नहीं कहती, बस दरवाजे के पास खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मधुसूदन कुल्हाड़ी कंधे पर रख लालटेन हाथ में लेकर बाहर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कनाई की चाय की दुकान थी। दिन भर लोगों से भरी रहने वाली दुकान रात में अजीब लगती थी। उस रात दुकान लगभग बंद होने वाली थी, फिर भी वहां 3-4 लोग बैठे थे। कनाई, देबू मोहन और गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव काका। अरे आज कुत्ते इस तरह क्यों भौंक रहे हैं रे? लगता है जैसे कोई आत्मा या पिशाच बाहर घूम रहा हो। आज अमावस्या है ना? अरे ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, आज अमावस्या है। इस रात जंगल जाना मतलब खुद ही अपने ऊपर मुसीबत बुलाना। आज चालावा बाहर बाहर घूमती रहती है। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि इस जंगल की चालावा कहते हैं रूप बदलकर इंसान का रूप भी ले सकती है। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से मधुसूदन एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर आता दिखाई देता है। लालटेन की कांपती रोशनी में मधुसूदन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरे ये मधुसूदन इतनी रात को कहाँ जा रहा है रे कुल्हाड़ी लेकर? ए काका, मैं जरा जंगल की ओर जा रहा हूँ लकड़ी लाने। पागल हो गया है क्या मधुसूदन? इतनी रात को कौन जंगल में लकड़ी लेने जाता है, और वो भी आज अमावस्या की रात? भाई कनाई, अगर मैं लकड़ी काटने जंगल नहीं जाऊं तो मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगा भाई। इसीलिए मेरा काम कभी बंद नहीं होता। घर चलाने के लिए मजबूरी में मुझे जंगल जाना पड़ता है। हर दिन मेरी पत्नी मालती मुझे उस जंगल में लकड़ी काटने जाने से मना करती है। आज भी कितनी बार मना किया था, फिर भी मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा है। आज के दिन तो कम से कम भाई मत जा। आज अमावस्या की रात में उस जंगल में कोई इंसान नहीं जाता, सिर्फ चालावा ही घूमती रहती है। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवा के साथ कुछ और भी गुजर गया हो। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मधुसूदन नहीं डरा। वह कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा। मधुसूदन चाय की दुकान पार कर कुछ आगे निकल गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही सामने काला सन्नाटा भरा भयानक डुमरगढ़ का जंगल शुरू हो गया। रात का अंधेरा पहले से और डरावना लगने लगा। पेड़ों की डालियां हवा में कुछ अलग ही ढंग से हिल रही थीं। जंगल से आने वाली आवाजें ऐसी लग रही थीं मानो किसी इंसान की आवाज हो। मधुसूदन रुक जाता है। कौन है रे वहां? अगर कोई है तो सामने आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी एक परछाई पेड़ के पीछे से बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, इंसान जैसी चाल के साथ। कौन है रे तू? मोहन?
तू है क्या? अगर गांव का कोई आदमी मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जा, वरना मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर वह परछाई मधुसूदन की ओर आने लगती है और वह कोई और नहीं बल्कि मधुसूदन की पत्नी मालती थी। मधुसूदन का दिल धक से रह गया। अरे मालती, तुम इस भयानक जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं जल्दी घर लौट आऊंगा, फिर जंगल आने की क्या जरूरत थी? मालती मुस्कुराई और बोली, घर वापस चलो मधुसूदन, रात बहुत हो गई है। इतनी रात को इस जंगल सही नहीं है। लेकिन वह आवाज मालती की नहीं थी, वह आवाज जंगल के चलावा की थी। डर के मारे मधुसूदन एक कदम पीछे हट गया। उसी पल मालती जैसी आकृति धीरे धीरे धुएं बनकर गायब हो गई। यह देखकर मधुसूदन बहुत डर गया। उसका खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो मालती हो ही नहीं सकती। ये जरूर इस जंगल की चालावा थी। मुझे किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए। मधुसूदन रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। जंगल के अंदर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद मधुसूदन जंगल के बीच आ चुका था। अब उसमें पीछे लौटने की हिम्मत नहीं थी। आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब देखकर मधुसूदन जोर से बोलता है, कौन है रे? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। तभी एक बार फिर उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 70 साल के बूढ़े की आवाज हो। मधुसूदन फिर पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसने अपने ही गांव के भैरव काका को देखा, जो चाय की दुकान पर बैठे थे। भैरव काका, आप इस समय इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल आने से मना किया था, फिर आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। रे मधुसूदन, आज तुझे मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मधुसूदन, बहुत दिनों हो गए हैं इंसानों की गर्दन मरोड़े हुए। यह देखकर मधुसूदन पीछे हट गया। इसी के साथ भैरव काका की आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे, चेहरा विकृत। मधुसूदन जान बचाकर दौड़ने लगा, हाथ में कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए। मधुसूदन के पीछे पेड़ों की डालियां टूटती हुई दौड़ रही थीं, कभी जमीन पर, कभी पेड़ों पर। दौड़ते दौड़ते अचानक सामने एक गहरी पुरानी खाई आ गई। अब आगे जाने का रास्ता नहीं था। पीछे से चलावा की हंसी की आवाज। अचानक हंसी रुक गई। अब मधुसूदन के पास न आगे जाने का रास्ता था, न पीछे लौटने का। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, जो करना है कर ले। एक झटके में चलावा मधुसूदन का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब एक ओर असली मधुसूदन और दूसरी ओर नकली। यह सब देखकर असली मधुसूदन बहुत डर गया। मधुसूदन, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने तेरा रूप ले लिया है। अब कौन तू है, कौन मैं हूँ, अब तो तेरी पत्नी मालती भी पहचान नहीं पाएगी। तभी चलावा मधुसूदन की गर्दन मरोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। उसी पल मधुसूदन को भैरव काका की बात याद आई। हाँ, आते समय मधुसूदन काका ने कहा था कि चालावा रोशनी की चमक सहन नहीं कर पाती। तभी मधुसूदन ने हाथ में पकड़ी लालटेन चलावा की ओर फेंक दी। लालटेन टूटकर चलावा पर गिरते ही तेज पीली रोशनी फैल गई। चलावा दर्द से चीखता हुआ पीछे हट गया और गुस्से में बोला, अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगा। मधुसूदन, तब ये तेरी लालटेन क्या, तेरे गांव का कोई आदमी भी मेरे हाथ से तुझे नहीं बचा पाएगा। यह कहकर चलावा धुएं की तरह गायब हो गया। तब रात के 2:30 बज चुके थे और अब मधुसूदन के पास लालटेन भी नहीं थी। मधुसूदन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर
बिना लकड़ी लिए घर की ओर लौटने लगा। कुछ दूर जाकर वह थक गया, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। रात का अंधेरा और घना हो चुका था। मधुसूदन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। अब मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। रात भी बहुत हो चुकी है और अब मेरे पास लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता अब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इससे अच्छा है कि आज की रात यहीं पेड़ के नीचे काट दूं। भोर होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी ओर मधुसूदन की पत्नी मालती घर के दरवाजे के पास खड़ी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। अब लगभग 3 बज चुके थे। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। तभी मालती खुद से बात करते हुए बोलती है, हे भगवान, अब रात के 3 बज गए हैं और अभी तक वो घर क्यों नहीं लौटे? उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और जंगल की ओर से सियार की आवाज आ रही थी। मालती को नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे वह मधुसूदन के बारे में सोच रही थी और घर के अंदर इधर उधर टहल रही थी। हे भगवान, उसे सही सलामत वापस लौटा दो। कुछ देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही मालती गांव की चाय की दुकान की ओर चल पड़ी। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात में मधुसूदन को समझा रहे थे। फिर मालती चाय की दुकान पर पहुंचती है। क्या हुआ मालती, तुम आज अचानक चाय की दुकान पर इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भैरव काका, कुछ भी ठीक नहीं है। कल रात मधुसूदन लकड़ी लाने जंगल गया था, लेकिन मधुसूदन अभी तक जंगल से घर वापस नहीं आया है। दूसरे दिनों में तो वो जल्दी घर लौट आता है, लेकिन आज क्या हुआ है कौन जाने। मुझे बहुत चिंता हो रही है काका, अब मैं क्या करूं? मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। मालती, तुम चिंता मत करो। अभी हम उसी जंगल में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद सब मिलकर मधुसूदन को ढूंढने जंगल की ओर जाते हैं। अचानक सामने से एक आदमी आता दिखाई देता है। वह दूसरे गांव का लकड़हारा था। उसे देखकर भैरव काका बोले, बेटा, क्या तुमने इस जंगल में किसी आदमी को देखा है जो तुम्हारी तरह रात में लकड़ी लेने आया था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं गया है? लकड़हारा थोड़ी देर सोचकर बोला, हाँ काका, मैं उस तरफ से आते समय एक आदमी को पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा था, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उस तरफ लकड़ी काटने नहीं जाता काका। मालती का दिल जोर से धड़क उठा। सब दौड़ते हुए मधुसूदन की ओर जाने लगे। कुछ दूर जाकर देखा, 1 साल के पेड़ के नीचे मधुसूदन पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत फीका था। तभी भैरव काका बोले, अरे ओ मधुसूदन, इस सन्नाटे जंगल में पेड़ के नीचे इस तरह कौन सोता है? जल्दी नींद से उठ और घर वापस चल। उसी पल अचानक मधुसूदन की आंखें खुल गईं। मधुसूदन उठकर खड़ा हुआ और बोला, तुम सब यहाँ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? और मालती, तुम भी इनके साथ इस जंगल में, क्या हुआ है? आप सारी रात घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी? मैं सारी रात आपकी ही चिंता में सो नहीं पाई और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? मालती, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ मधुसूदन? रात में जंगल में तेरे साथ? भैरव काका, अब मैं आपको क्या बताऊं, समझ नहीं पा रहा हूँ। कल रात जब मैं लकड़ी लेने जंगल में आया था, तब मालती का रूप लेकर इस जंगल की चालावा मेरे सामने आई थी। उसके बाद वो गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वही चालावा आपका रूप लेकर मेरे पीछे मुझे मारने आई थी, भैरव काका। लेकिन आपकी वजह से ही मैं कल रात बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि चालावा लालटेन की रोशनी से भाग जाती है। उसके बाद मेरे हाथ में जो लालटेन थी उसे मैंने चालावा की ओर फेंक दिया।
फिर वो चालावा कहीं गायब हो गई, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि अगली अमावस्या को वो हमारे गांव में आएगी और तब उसके हाथ से कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। भैरव काका, चालावा अभी गई नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हुई है। वो फिर लौट कर आएगी, इसीलिए हमारे गांव के सभी लोगों को सावधान रहना होगा। मैं अब कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। सब सुनकर गांव वाले चुप हो गए, सब डर गए। भैरव काका सबकी ओर देखकर बोले, हाँ बेटा मधुसूदन, वो चालावा गई नहीं है, वो किसी न किसी का रूप लेकर फिर आएगी। चलो अब सब लोग यहाँ से। फिर सब वहां से अपने अपने घर